म्यूट है तो मैं भी इधर से ले लेता हूँ। नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल लाइफ हित खंडेलवाल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नए प्रोग्राम में प्रवेश कर रहे हैं अस्थमा, एलर्जी और साइनस को लेकर। प्राय जितने भी अस्थमा क्लिनिक चला रहे हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाले, उन लोगों को कुछ चीजें बाजार के हिसाब से सीखनी चाहिए। प्राय होता क्या है कि हम लोग सीखते हैं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पॉइंट, लेकिन क्लिनिक में जो रोगी आता है ना, वो एलोपैथी फिजिशियंस के पास बहुत प्रकार के योगा नेचुरोपैथी कराकर और बहुत प्रकार की दवाई खाकर अंत में तंग होकर आपके पास आता है। उसको एक अंतिम उम्मीद दिखाई देती है कि मुझे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाले ठीक कर देंगे। तो वहां पर कुछ दिक्कतें हैं, वो आपको दूर कर लेनी चाहिए। वो दिक्कतें क्या है कि जो प्रिस्क्रिप्शन आपके टेबल पे आता है, वहां पर ये भाषा नहीं चलती है कि मैं यह चीज नहीं जानता या ये मेरा फील्ड नहीं है। या प्राय अस्थमा के जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाले हैं, वो एक गलती कर देते हैं। वो प्राय क्या करते हैं, विरोधाभास बात करते हैं कि भाई एलोपैथी की दवाइयों से तो दुष्प्रभाव होता है, वो तो स्टेरॉइड देते हैं। तो इस टाइप की भ्रामक बातों से क्या होता है, आपका पेशेंट जो होता है ना, वो आपका विश्वास ज्यादा नहीं करता है, उल्टा कम करता है। उसको लगता है यार सीधी सी बात है, आप अपना काम कीजिए, जिसको जो काम करना है वो करिए। और दूसरी बात है कि आपकी नॉलेज लगभग 20 साल पुरानी है। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो दुनिया बहुत फास्ट गति से बदल गई है, दवाइयां बदल गई है। तो आपको सबसे पहले एलोपैथी फिजिशियंस किस नजरिए से अपने रोगी को देखते हैं, और रोग क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, अस्थमा के टाइप्स क्या हैं, कौन से टेस्ट कराकर वो आया है, उस टेस्ट के क्या मायने हैं, रोगी का फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेगा। अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में किसी बड़े डॉक्टर के साथ, चेस्ट फिजिशियन के साथ काम करें, एलर्जी स्पेशलिस्ट के साथ काम करें, अस्थमा स्पेशलिस्ट के साथ काम करें, पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ काम करें, तो आपको कुछ मूलभूत बातें मालूम होनी चाहिए। तभी वो अपने हॉस्पिटल में, अपने चैम्बर में, अपने क्लिनिक में आपको बैठने का मौका देगा, और बिल्कुल देगा। देखिए, किसी भी एलोपैथी फिजिशियंस के पास इतना समय नहीं है कि वो कंसल्टेंसी के अलावा कुछ भी दूसरा काम करे। एक काउंसलिंग का जो पार्ट होता है अस्थमा में, एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, और पेशेंट का जो केयर होता है वो बहुत लंबा चलता है। तो वहां पर डॉक्टर राजीव भट्ट जी आपके साथ रहेंगे। आपको ये सारी बातें लगातार अभी 4-5 दिन तक सारी वो परिवेश से आपको परिचित कराएंगे कि एक डॉक्टर को क्या क्या नजरिए विकसित करना चाहिए, उसको क्या क्या देखना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्यूप्रेशर वाले एक्यूपंक्चर वाले हैं। आपके सामने जो रोगी बैठा है ना, वो अस्थमा का है या एलर्जी का है या साइनस का है, और उसकी एक साइंटिफिक परिभाषा है और एक साइंटिफिक ढंग से उसकी जांच होती है। ट्रीटमेंट के तरीके आपके और उसके जुदा हो सकते हैं। यहाँ पर आपको एक खास बात मालूम पड़ेगी। आपको प्राय ये लगता है कि हमारा ये नन जो ड्रग्स थेरेपी है, अल्टरनेट थेरेपी है, इसमें फिर एलोपैथी वालों की बात क्यों? बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर राजीव भट्ट जी न केवल चेस्ट फिजिशियन हैं, और आपको बता देते हैं, भारत नहीं बल्कि एशिया में जिस चेस्ट हॉस्पिटल का नाम है, पटेल चेस्ट हॉस्पिटल, वहां पर काम कर चुके हैं। भारत के प्राइवेट हॉस्पिटल में अपोलो इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और 1 दर्जन से ज्यादा हॉस्पिटलों में विभिन्न पदों पे अपनी सेवा दे चुके हैं। और प्लस जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की बात करते हैं, ये अपने क्लिनिक पे एक्यूपंक्चर भी बाकायदा चिकित्सा के रूप में और प्रथम हथियार के रूप में ही करते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि ये तो सिर्फ एलोपैथी मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं। जी नहीं, ये वो मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है। यानी आप बड़े लोगों के साथ, बड़े हॉस्पिटल में, बड़े डॉक्टरों के साथ कैसे काम किया जाता है, वो परिवेश क्या होता है, माहौल क्या होता है, सवाल पूछने का अंदाज क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, रिपोर्ट में जो दवाइयां दी गई है उसको सिर्फ स्टेरॉइड बोल के आप नकार नहीं सकते। उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और आप जो इलाज करने जा रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, आप क्रॉनिक केस नहीं देख रहे हैं, एक्यूट केस और क्रॉनिक केस दोनों देख रहे हैं। क्योंकि आपके पास जो पेशेंट आएंगे वो क्रॉनिक वाले आएंगे, लेकिन क्रॉनिक के बीच में अगर एक्यूट केस हो गया और आपने कोई दवा के ऊपर में गलत टिप्पणी कर दी, तो सीधी सी बात है, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि वो आपके लिए अच्छा है या रोगी के लिए अच्छा है। बिल्कुल नहीं है। तो वो बातें बिल्कुल ना कीजिएगा जिसकी जानकारी नहीं हो। तो वो जानकारी देने के लिए ही आपको यहाँ पर हमने यह प्रोग्राम करवाया है कि दोनों एस्पेक्ट यानी दोनों बातें आपको मालूम पड़े। एलोपैथी वाला एंगल का भी
बात मालूम पड़े और एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का भी बात मालूम पड़े। तो ये सेशन मैं राजीव भट्ट जी को देता हूँ। उसके पहले प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे स्क्रीन पर है, उनका भी मैं परिचय करा देता हूँ, क्योंकि इनके बाद जो क्लास होगी सुजोक से अस्थमा को मैनेज करने की, उसमें डॉक्टर प्रमोद वशिष्ठ जी अपनी सेवा देंगे और आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल गाइड करेंगे। थ्योरी वाली एस्पेक्ट पे हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट आपको बताएंगे कि हमारे क्लिनिक में पिछले 30 सालों में किस प्रकार के रोगी आए, हमने क्या रिजल्ट दिए, हमने क्या पॉइंट लिए, उसके नुस्खे क्या थे, और उसका सिंप्लीफाइड वर्जन आपको दे देंगे, करके दिखा देंगे। करते रहिए, रिजल्ट देते रहिए। हम लोगों का सबका एक ही मकसद है कि आप लोग रिजल्ट देना सीख जाइए, क्लिनिक चलाना सीख जाइए, सफल होना सीख जाइए। और जो लोग रिजल्ट देता है उसी की पूछ होती है, और सफलता तब होती है जब एक रोगी दूसरे रोगी तक ही जाकर बात सही ढंग से कहता है। और आपकी प्रैक्टिस तब अच्छी मानी जाती है कि आप किसी भी पैथी के डॉक्टर से अपनी बात साइंटिफिक ढंग से कर सकें और उनको समझा सकें। तो मैं और डॉक्टर प्रमोद वशिष्ठ एक बार यहाँ से हटते हैं और डॉक्टर राजीव भट्ट जी को आगे की क्लास के लिए हम ये पूरा मंच देते हैं। तो चलिए राजीव भट्ट जी, आप आइए, हम लोग यहाँ से एक बार प्रस्थान करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। खास तौर पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खंडेलवाल जी का, जिन्होंने एक बहुत अच्छी सी भूमिका बनाई और मेरा इंट्रोडक्शन दिया, और हमारे को होस्ट डॉक्टर प्रमोद वशिष्ठ जी का। खंडेलवाल जी, जैसा कि उन्होंने ऑलरेडी बताया कि मेरा खंडेलवाल जी का और प्रमोद जी का बहुत पुराना संबंध है। तब खंडेलवाल जी दिल्ली में होते थे, इनका क्लिनिक था यहाँ पर, और हम सब मिल करके एक्यूपंक्चर को यहाँ पर दिल्ली में प्रमोट करते थे। मैं क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर था और उसमें अपना एलोपैथी में बिजी था, तो अधिकतर चेस्ट के केसेस के लिए प्रमोद जी और मैं और खंडेलवाल जी हम लोग मिलके काम करते थे। और हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए जिसके अंदर हमने चेस्ट, क्योंकि मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ तो मुझे सारी पैथीज, एलोपैथी तो हम मेनली यूज करते हैं, बाकी पैथीज भी हम लोग अस्थमा के और बाकी चेस्ट डिजीज के केस में लाइक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस पे यूज किया और देखा कि कितना फर्क पड़ता है। और अल्टीमेटली हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि सभी पेशेंट्स को सारी पैथी सूट नहीं करती है, और किसको क्या सूट करती जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमें पता नहीं लगता। इसलिए एलोपैथी की भी अपनी एक लिमिटेशन है। अगर हम बाकी पैथीज को इसमें इंटीग्रेट कर सके तो हमारे को रिजल्ट्स बहुत अच्छे और सब्सटेंशियल आते हैं, सस्टेनेबल रिजल्ट आते हैं। और ये हमने साइंटिफिकली प्रूव किया अपने डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन से। तो वो हम आपके बाकी क्लासेस के अंदर शेयर करेंगे कि हमने कैसे उसको कहाँ किया और कैसे किया। तो मैं प्रमोद जी का और खंडेलवाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर आप सबसे इंटरेक्ट करने का मौका दिया। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ खंडेलवाल जी? यस, यू कैन। I think everybody can see the screen. हाँ सर, आप स्लाइड शो में जाके इसको बड़ा कर लीजिए। नहीं, ये स्लाइड शो में ही है, दिख रहा है ना सभी को? हाँ, वो छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए आप। ऊपर एक काम कीजिए, स्लाइड शो पे जाइए, स्लाइड शो पे जाइए। मतलब स्लाइड स्लो चलाओगे ना आ जाएगा। अभी तो आपने स्क्रीन का वो आई खोला है, फोल्डर खोला है ना? नहीं, मैंने स्लाइड शो कर दिया है। हाँ, स्लाइड शो पे एक बार क्लिक कीजिए। अस्थमा हम लोग इस एक ये जो अभी आपको स्लाइड दिख रही है इसके अंदर एक मैंने सीक्वेंस दिखाया है, जिस सीक्वेंस के अंदर हम लोग इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि हम कभी भी किसी बीमारी को अगर हमको ठीक करना है तो उसके हमको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उस ऑर्गन की जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम अपनी जो लंग्स की
क्योंकि अब हमारा टॉपिक है अस्थमा, जो कि लंग से रिलेटेड बीमारी है। तो हम सिर्फ अस्थमा ही कवर न करके हम लंग की बाकी बीमारियां जो कि अस्थमा की तरह प्रेजेंट करती हैं या अस्थमा के साथ होती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम एनाटॉमी ऑफ लंग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद कुछ फिजियोलॉजी ऑफ लंग, हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिजियोलॉजी इसलिए जरूरी है कि कुछ टेस्ट हैं जो फिजियोलॉजिकल के ऊपर बेस्ड हैं, जिनको हम यूज करते हैं अस्थमा की डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर कि कैसे प्रोग्रेशन हो रहा है। उसके बाद हम डिजीज कौन कौन सी होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिनको हम मोटा मोटा क्लासिफाई करते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है, किस ढंग की डिजीज है, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है या रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज के अंदर आता है। उसके बाद एक कफ जो बहुत इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम है डायग्नोसिस के लिए कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज। पेशेंट कफ बोल करके आता है, लेकिन कफ जब आप सुनते हैं तो उससे आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो कफ किस ढंग से कफ को हम एक्सप्लेन करेंगे, वो भी एक मैं आपको कुछ ऑडियो वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ये कफ है तो इसका क्या मतलब है, ये कफ है तो इसका क्या मतलब है। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने मेन टॉपिक अस्थमा पे। अस्थमा को भी हम अलग अलग ढंग से क्लासिफाई करते हैं, वो कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करते हैं, वो हम जानेंगे, जैसे इंट्रिंसिक अस्थमा, एक्सट्रिंसिक अस्थमा। उसके बाद फिर हम कुछ जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो कि हम यूज करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी लेंगे। क्योंकि खंडेलवाल जी ने जैसे बताया है कि मोस्टली हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो लिसनर्स हैं, अभी करीब 47 पार्टिसिपेंट्स से सब मिला करके अधिकतर लोग नॉन एलोपैथी डॉक्टर्स हैं। तो पेशेंट अगर आपके पास कोई एलोपैथी की रिपोर्ट लेकर पेशेंट को लगता है कि मैं जा रहा हूं किसी के पास, तो उसको अस्थमा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको पूरा ज्ञान होगा और वो पेशेंट की रिपोर्ट देख के उसके बारे में, क्योंकि पेशेंट आपके पास पहली बार नहीं आएगा, पेशेंट पहले उससे पहले 2 4 5 डॉक्टर्स को दिखा करके आता, क्योंकि ये क्रॉनिक बीमारी है। ये 2 4 5 डॉक्टर्स को कंसल्ट करके अलग अलग जगह जाकर के दिखा के आएगा। खुद आजकल गूगल पे भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो काफी अवेयर पेशेंट आपके पास आएगा। और अगर आप उसके क्वेश्चंस का सही जवाब नहीं देंगे तो आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा। आपका ट्रीटमेंट तब शुरू करेगा, उसको लगेगा कि हाँ, इनको जो जिसके पास मैं आया हूं उनको अस्थमा का अच्छा ज्ञान है। वो ज्ञान कैसे, जब वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आप उसके सेटिस्फैक्टरी जब आंसर देंगे तब उसको लगेगा हाँ, मैं जिसके पास आया हूँ ये सही व्यक्ति है और ये जो मेरा इलाज करेंगे ये सही इलाज करेंगे। तो वो जो भी टेस्ट या पेपर लेकर के आपके पास आएगा, आपको उन सब का मीनिंग पता होना चाहिए, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है ये पता होगा। तो मैं बड़े आपको प्रैक्टिस से जो ट्रिक्स हैं, ट्रिक ऑफ द ट्रेड, वो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन सब चीजों को रीड करेंगे और पेशेंट्स के कैसे क्वेश्चंस के आप जवाब देंगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर नॉर्मली हम जैसे ब्लड के टेस्ट होते हैं, जिसमें सीबीसी, एईसी, सीबीसी इज कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको हीमोग्राम भी बोलते हैं, एईसी इज एब्सोल्यूट यूसिनोफिल काउंट, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स, ये होते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट एलर्जी टेस्टिंग करते हैं। पुराने जमाने के लोग स्किन टेस्ट करते थे, लेकिन आजकल स्किन टेस्ट नहीं करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे टेस्टिंग की जाती है, उसे कैसे इंटरप्रेट करना है। उसके अलावा कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जैसे एक्सरे चेस्ट। अधिकतर पेशेंट एक्सरे चेस्ट लेकर के आपको आएंगे और आपको पकड़ाएंगे, सर देखना है एक्सरे में कुछ दिख रहा है, तो हमको एक्सरे को इंटरप्रेट करना आना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल उसकी रिपोर्टिंग करें, लेकिन कम से कम मोटी मोटी चीजें वो आपको उस एक्सरे के अंदर अगर कोई दिख रही है तो आप आइडेंटिफाई करके अगर पेशेंट को बताएंगे तो पेशेंट को लगेगा यस आई हैव कम टू ए राइट डॉक्टर। उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की आजकल सभी पेशेंट इजीली सब जगह अवेलेबल है। कैसे होता है पीएफटी और इसकी क्या फिजियोलॉजी है वो हम डिस्कस करेंगे। ये डायग्नोस्टिक, जब तक हमारा डायग्नोसिस कंप्लीट नहीं होगा, हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं ढंग से नहीं होगा। तो डायग्नोसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो
अस्थमा के साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है। अगर आप किसी पेशेंट को बोल देंगे आपको अस्थमा है, तो वो एक उसको शॉक लगेगा, एक डर सा रहेगा, एक स्टिग्मा रहेगा। तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और डायग्नोस करेगा। डायग्नोसिस करके उसको एक्सप्लेन करनी है और उसका डर भगाना है कि अब वो अस्थमा का मतलब, अस्थमा के लिए हम नॉर्मली कुछ और टर्म्स भी इस्तेमाल करते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो अस्थमा का मतलब उसको पेशेंट को डराना नहीं है, लेकिन पेशेंट को अवेयर करना है, डायग्नोसिस आपको बनानी है। अगर आपको डायग्नोसिस नहीं और आपने डायग्नोसिस नहीं बनाई और डर के मारे उसको नहीं बताया कि उसको अस्थमा है, तो वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा। इसलिए जो डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोसिस बनाता है, अधिकतर वो उस पेशेंट को रिटेन कर लेता है। और ये प्रैक्टिस का बहुत बड़ा वो है। क्यों? क्योंकि एक बार अस्थमा का पेशेंट इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, वो आपके पास रेगुलर फॉलोअप के लिए आएगा। इसमें फॉलोअप करना जरूरी है, एग्रेवेशन होती है, रिमिशंस होती हैं, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको प्रिवेंट करनी है आगे, तो वो रेगुलर एक पेशेंट आपका बन जाएगा। और दूसरी बात ये, मैं आगे अपनी स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि अस्थमा जो है वो फैमिलियल है, फैमिलीज में रन करता है। तो अगर आपका एक पेशेंट ठीक होगा ढंग से, एक पेशेंट सेटिस्फाई होगा, तो सारी फैमिली और उसके फैमिली के बाकी मेंबर जिनको भी अस्थमा या एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, वो आपका पेशेंट बन जाएगा। उसके बाद हम कुछ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि अगर अस्थमा का पेशेंट है तो प्रिवेंशन फ्रॉम अस्थमा नहीं, प्रिवेंशन फ्रॉम एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ अस्थमा। जो एक्यूट अटैक आते हैं अस्थमा के, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, रेड फ्लैग्स क्या हैं, कैसे हम टाइमली उसको ट्रीटमेंट शुरू करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन के बाद जब एक्चुअली प्रॉब्लम है उसको, तो ट्रीटमेंट के लिए आएगा, तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अस्थमा के कुछ हमारे केसेस आजकल कोविड के बाद लंग फंक्शंस काफी कंप्रोमाइज हो गए हैं कुछ अधिकतर पेशेंट्स के। तो पोस्ट कोविड के अंदर भी जो प्रेजेंटेशन कुछ चीजों की होती है अस्थमा की तरह होती है। उसको जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उतना हम उसको जल्दी ट्रीटमेंट और कंप्लीट ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर हमारा फोकस जो रहेगा, मैं शुरू में फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा एलोपैथी ट्रीटमेंट डिस्कस करूंगा, क्योंकि एलोपैथी ट्रीटमेंट भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पर अवेलेबल हैं, उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर कोई पेशेंट आपसे, मान लो आपको उसने अपना इनहेलर ही दिखा दिया, तो और वो क्या मैं ऐसे लेता हूं, तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि इनहेलर की हमारे कितने कितने टाइप के इनहेलर होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, कैसे लिया जाता है, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है, इसके कैसे नुकसान हो सकते हैं। अगर हमको पता होगा तो हम उसके मिथ्स जो पेशेंट के हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। और जितना हम अपने पेशेंट्स के मिथ को दूर करेंगे, जितना उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो पेशेंट आपका उतना परमानेंट पेशेंट होता चला जाएगा। और इस बात को खंडेलवाल जी और प्रमोद वशिष्ठ जी भी एडमिट करेंगे कि हमारे जो पेशेंट जिनको हमने इस ढंग से किया है वो हमारे पेशेंट्स, रेगुलर पेशेंट्स हैं, और उनकी फैमिलीज ही हमारी पेशेंट बन गई है। एलोपैथी ट्रीटमेंट डिस्कस करने के बाद जो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम चाइनीज एक्यूपंक्चर डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत सुजोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमने दो मेन अस्थमा के ऊपर काम किया है, इम्बेडिंग थेरेपी और ऑरिकुलर थेरेपी, ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर। इम्बेडिंग जिसको हम कैटगट थेरेपी बोलते हैं। तो कैटगट इसलिए बोलते हैं कि कैटगट जो धागा है, जो हम सूचर है, उसको इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज द करेक्ट नेम फॉर द, क्योंकि आप कैटगट, आप पेशेंट अगर आपके पास आके बोलेगा कि इम्बेडिंग थेरेपी किसी ने बताया, तो यू शुड नो इट इज वन एंड द सेम थिंग, उसको हम एक्सप्लेन करें। इम्बेडिंग थेरेपी किसी को चीज को इम्बेड करना अंदर। तो ये हमारा रहेगा फ्लो। उसके बाद बीच बीच में जो भी आप लोगों की जो क्वेरीज आएंगी या क्वेश्चंस आएंगे, तो वो कंपाइल करके उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये जो मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई है, ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की स्लाइड है, जो डायग्राम है। ब्रीदिंग बहुत इसेंशियल है। जैसे कहते हैं कि ब्रीदिंग के बगैर कोई काम नहीं होता, ब्रीदिंग हमारा मेन है। अगर हमको किसी को लाइफ को सर्टिफाई करना है तो हम तीन चीजें देखते हैं कि वो सांस ले रहा है नहीं ले रहा, उसका हार्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा, ब्रेन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन ब्रेन अपना अलग है, लेकिन हार्ट और लंग एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं।
तो इसीलिए अधिकतर आपने अगर देखा होगा कि हम या तो ब्रेन की बात करते हैं या फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर आप जैसे पूछे कि रिवाइव करना है किसी को, तो दो तरह, तो हम उसमें बोलते हैं सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो कार्डियक और पल्म को अलग अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है अस्थमा है, तो हम हार्ट वाले को उतना टच नहीं करेंगे, लेकिन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको जरूर टच करेंगे। सॉरी, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके दो ऑरिफिस हैं, एक है नाक, दूसरा है हमारा मुंह। आई विल जस्ट टेक ए ब्रेक, जस्ट अ सेकंड। तो आप पानी पी लीजिए। नाक के बाद जो अगला जो आता है हमारा, आता है पैलेट, जो कि हमारा जुबान के ऊपर का होता है हिस्सा, और ओरल कैविटी। नाक से ओरल कैविटी और नाक की नेजल कैविटी आगे जाके मिलती है, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे हमारे दो होता है, विंड पाइप एंड फूड पाइप, ताकि जब हम सांस, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सांस ले रहे होते हैं, सांस हमको लगातार लेना होता है, तो हमारा विंड पाइप खुला रहता है, लेकिन बीच बीच में हमको स्वेलो करना होता है, खाना होता है, तो ताकि वो खाना वगैरह विंड पाइप में न चला जाए, जो हम स्वेलो कर रहे हैं विंड पाइप में चला जाए, तो एक एपिग्लोटिस होता है जो कि इसको कवर करता है। ये कवर करने से हमारा जो फूड पाइप है, ईसोफेगस जो लिखा हुआ है, ये बंद हो जाता है, विंड पाइप बंद हो जाता है, और ये जो खाना या जो भी हम स्वेलो करते हैं वो सीधा ईसोफेगस में चला जाता है। तो ये इसका ढक्कन का काम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये खुला होता है, लेकिन जब हम स्वेलो करते हैं या खाते हैं तब ये बंद होता है। कई बार ऐसा होता है हम जल्दीबाजी में करते हैं, तो उसके अंदर थोड़े से सिक्रीशंस हमारे इसके अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कफ प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके हुआ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की का डायग्राम। ये हमारा है नीचे का हिस्सा, जिसको हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमारा जो विंड पाइप है, इसको मेन विंड पाइप है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है हमारा एक सॉलिड पाइप की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर, जैसे अगर आपने देखा होगा कि हम कभी कभी स्ट्रॉ से कुछ लिक्विड पीते हैं और स्ट्रॉ थोड़ी पतली होती है, तो जैसे हम जोर से पिएंगे वो कोलैप्स हो जाती है। तो ताकि हमारा ये विंड पाइप कोलैप्स ना हो, इसलिए इसके अंदर कुछ सी शेप की कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, जो ट्रैकियल रिंग्स बोलते हैं, जिनको हम सी शेप की इसलिए होती है कि ये सर्कुलर शेप की होगी तो ये एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, तो ये राउंड नहीं होकर के सी शेप की होती है। सी शेप की होने का मतलब एक तरफ से वो आगे सॉफ्ट टिश्यू होता है, रिंग कोलैप्स ताकि ना हो, इसलिए सी शेप की रिंग होती है, उनको बोलते हैं ट्रैकियल रिंग्स। हमारा जो ब्रोंकस है, वो ब्रोंकस हमारा राइट और लेफ्ट दो में डिवाइड होता है। ट्रैकिया जो है वो दो ब्रोंकस बनता है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस। जैसे और उसके बाद जो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस है फर्दर डिवाइड होते हैं और छोटी छोटी ट्यूब्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं, जैसे जो लेफ्ट वाला है वो सबसे पहले दो में डिवाइड होता है, जो राइट वाला है वो 3 में डिवाइड होता है, उसके बाद वो फर्दर 5 में डिवाइड होते हैं। तो जो ट्रैकिया डिवाइड हुआ राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में, वो आगे अपर और लोअर या मिडिल ब्रोंकस में डिवाइड हुआ। उसके बाद उसमें से अलग अलग लोअर ब्रोंकस निकलते हैं, जो उसके फर्दर डिवीजन है। उसके नीचे फिर सेगमेंटल ब्रोंकस आता है, जो फर्दर डिवाइड होता है, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटल ब्रोंकस। इसका मैं एक वैसे एग्जांपल समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे हमारी नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे हमारी बहुत ज्यादा चौड़ी होती है, वो जलती है, वो आगे जाके बीच बीच में जहां पे कोई स्टेट की कैपिटल या स्टेट आता है, तो वहां पे स्टेट हाईवे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। स्टेट हाईवे
आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है डिस्ट्रिक्ट हाईवे और छोटी छोटी रोड, और अल्टीमेटली आपके घर तक हम पहुंच जाते हैं, जो कि एक छोटी सी लेन होती है। तो इसी ढंग से ये जो ट्रैक, ये हमारे विंड पाइप की डिवीजन है, ये करीब 9 बार डिवाइड होती है। 9 बार डिवाइड होकर सबसे लास्ट के अंदर हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनता है, जो कि बहुत पतला सा होता है। उसके आगे एक बैलून होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलस। ये सिंगल लेयर बैलून की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो कि मेनली जहां पर एयर का एक्सचेंज होता है। अगर आप लंग्स को वैसे देखें, जैसे अगर आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा, तो लगभग अंगूर के गुच्छे की तरह ही होता है। उसकी अगर अंगूर खाने के बाद जब उसकी आप वो देखते हैं बचा हुआ हिस्सा, तो वो बिल्कुल ब्रोंकस जैसा ही नजर आपको आएगा। तो लगभग ये अगर आप देखें तो लगभग 300 मिलियन 300 मिलियन एल्वियोलाई हमारे लंग्स में होते हैं। तो ये 9 बार डिवाइड करके इतने टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारी अधिकतर कुछ जो बीमारियां होती हैं वो लोग तक ही लिमिटेड होती हैं, तो हमको उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस लोग की प्रॉब्लम है या इस लोग की प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से डायग्राम सबको दोनों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कोई क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस आप उस पर नीलम जी को आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ताकि वो क्वेश्चंस का हम आंसर आपके अगले उसके अंदर प्रेजेंटेशन में हम ले लेंगे उनको, या क्लास के बाद भी लिए जा सकते हैं। अब ये स्लाइड जो है ये हमारे लंग्स की कह सकते हैं कि पूरा फिजियोलॉजी को डिस्क्राइब कर रही है ये। मैं इससे पहले कुछ और आपको एनाटॉमी की कुछ आपको पिक्चर्स दिखा देता हूं, और उसके बाद फिर इसके ऊपर हम जाएंगे। दिख रही है सबको स्लाइड्स ना? हाँ, दिख रही है। हाँ, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको डायग्राम बना करके पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक साथ ही बना के दिखाया हुआ है कि कैसा है। और ये हमारा ट्रैकिया के है थोड़ा, लेकिन थोड़ा छोटा दिख रहा है ये। इसके अंदर मैंने जो ये रिंग्स बनाई है, ये इनको बोलते हैं हम ट्रैकियल रिंग्स। और अल्टीमेटली लास्ट का जो हमारा एल्वियोलाई होता है वो सिंगल सेल का इस ढंग से एल्वियोलाई होता है, जिसके अंदर सिंगल लेयर होती है और एयर एक्सचेंज उसके अंदर होता है। पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां ऊपर पेन ऑप्शन में जाके। तो अब हम आपको ये जो स्लाइड है हमारी, ये है फिजियोलॉजी की स्लाइड। तो जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो हमारी सांस इतनी, हम हल्के हल्के सांस लेते हैं, हम धीरे धीरे सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो जो हम धीरे धीरे सांस लेते सांस छोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम में करीब 500 ml के करीब का होता है। लेकिन जब कभी हमारे को कुछ काम करना होता है, जैसे अगर आपको बैलून फुलाना है, तो आप काफी गहरा सांस ले सकते हैं। और गहरा सांस, जैसे कि आपको किसी चीज को ब्लो करना है तो बहुत गहरा सांस लेके आप सांस को छोड़ते हैं। तो जो हमारा ये रिजर्व है,
जिसको कि हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हम गहरा सांस ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। जो ये कर्व दिख रहा है ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है। तो हमारा टोटल जो लंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन जो टाइडल वॉल्यूम है हमारा ये करीब हमारा होता है 500-600 ml, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इंडिविजुअल, कितनी उसकी हाइट है, कितने लंग्स हैं। और उसके जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो होता है जब हमको गहरा सांस लेना होता है। ये हमारा रिजर्व कैपेसिटी को डिनोट करता है। इसी ढंग से जब हम सांस छोड़ते हैं उसके बाद भी हमारे फेफड़े बिल्कुल पिचक नहीं जाते, उसमें फिर भी काफी हवा रहती है। इसमें राजीव जी हमें एक ही स्लाइड दिखाई दे रहा है, आप शायद स्लाइड बढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, एक ही स्लाइड है। हाँ हाँ ठीक। तो ये जो इसी स्लाइड के अंदर सारे मैंने वॉल्यूम्स दिखाए हुए हैं। हाँ हाँ दिखाई दे रहे। तो ये वाला जो बीच की जो दो लाइनें हैं, इसके बीच के अंदर जो साइन कर्व है ये हमारा है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब वो होता है कि जो नॉर्मली हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, वो जो वॉल्यूम होता है उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के बाद बीच बीच में जब हम गहरा सांस लेते हैं, जब हमने गहरा सांस लिया तो उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हमारा रिजर्व होता है जो कि हम इमरजेंसी के अंदर यूज करते हैं। हमने बहुत तेज दौड़ा, उसके बाद भी गहरा हम सांस लेते हैं, तो हम ये IRV जो है इसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा जब हमारे फेफड़े हम नॉर्मल सांस लेते छोड़ते तब भी उसके अंदर काफी हवा रहती है। उस हवा को हम कई बार जैसे हमको ब्लो करना होता है, जैसे आप सब लोगों ने अपने बर्थडे पे कैंडल्स बुझाई होंगी। अब जिसके जितने ज्यादा बर्थडे होते हैं उतनी कैंडल लगती है। अब प्रमोद जी ने अभी अपना 60वां बर्थडे बनाया था तो उन्होंने 60 कैंडल बुझाई, तो उनको बहुत गहरा सांस लेके एक फूंक में उनको सारी की सारी कैंडल्स बुझाई उन्होंने। तो उन्होंने अपना क्या यूज किया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यूज किया। नॉर्मली हम क्या करते हैं, गहरी सांस लेके जो स्विमिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, अंदर जाते हैं नीचे अंडर वाटर, तो वो अपना पूरा गहरा सांस लेकर के अंदर जाते हैं और अपना धीरे धीरे बुलडो करके सांस छोड़ते हैं। और अल्टीमेटली वो अपना कई बार जब ज्यादा देर तक उनको रहना होता है तो अपना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी वो यूज करते हैं। तो ये हमारा रिजर्व के लिए होता है जिसको हम यूज करते हैं। तो ये वॉल्यूम्स हमारे को आगे हमारे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर काम आएंगे कि हम इनको इसका क्या क्या मतलब होता है। तो जो हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है, इन सबको मिलाकर के जो हमारी कैपेसिटी है, जो मैक्सिमम लंग कैपेसिटी, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। लेकिन इसके अलावा कुछ जगह ऐसी है जहां पे हमारा एयर एक्सचेंज नहीं होता है और हम कुछ भी करके देख लें हमारा सारी की सारी हवा हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, हम अपने लंग्स को बिल्कुल खाली नहीं कर सकते हैं। तो वो जो हवा जो अंदर हमेशा रहती है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। आप एक ही स्लाइड पे बोल रहे हैं, 25 नंबर स्लाइड? नहीं, हेलो भट्ट साहब, पहले ये आपने ना एक एक्स्ट्रा पिक्चर दिखाई थी, अब अपनी वापस स्लाइड पे आ गए, उसमें ग्राफ बने हुए हैं, वो आप उसकी बात कर रहे हैं। आपने ये जो स्लाइड दिखाई हुई है ना, ये पूरे लंग्स की दिखाई है, जो आपने वॉल्यूम वगैरह बनाए हुए थे ना, वो ग्राफ बना रखा था, जैसे ECG का ग्राफ होता है वैसा बना रखा था, वो आपकी स्लाइड में है। ये आपने अगर आप देखेंगे खाली तो 25 नंबर स्लाइड दिखाई दे रहा है हमें, खाली एक ही। नहीं, मैं आपको पावर पॉइंट नहीं दिखाई दे रही क्या? ना, पावर पॉइंट पे आइए, आप पावर पॉइंट पे आइए, उसमें जो स्लाइड है ना ECG टाइप, जो जिसमें ग्राफ बना हुआ है ये ब्रीदिंग का, वो अभी तक हम फोटो पे ही अटके हुए थे। अच्छा, एक सेकंड में उसको हटा देता हूँ। ये वाला करेक्ट। नाउ दिस इज द राइट प्लेस। इसको यहाँ से चालू कर लीजिए। हाँ, ये है टाइडल। हाँ करेक्ट, ये वाला है। हाँ, अब यहाँ से वापस बता दीजिए। ये दोबारा रिपीट कर दीजिए आप अपना। हाँ, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। हाँ, इस पे आप जो आप अपना माउस है ना, एक पे लेकर तो बता देते हैं। तो ये हमारा जो अब मैं जिस पे माउस लगा रहा हूँ ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है, जिसपे हम नॉर्मली सांस लेते हैं। इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मली करीब 500 ml करीब का होता है ये। लेकिन जब हमको गहरा सांस लेना होता है तो हम ये गहरा सांस लेते हैं अंदर, तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम एक्स्ट्रा सांस लेते हैं।
इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी ढंग से हम नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस लेने के बाद हम एक्स्ट्रा सांस जो वापस निकालते हैं नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। जब हम तीनों को कंबाइन कर लेते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और वाइटल अपना टाइडल वॉल्यूम, तो ये हमारी बन जाती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के बाद हमारा लंग पूरा खाली हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पूरा लंग हमारा खाली कर जाएंगे तो कोलैप्स कर जाएगा। तो कुछ रेजिडुअल एयर रहती है उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इन सबको मिलाएंगे तो हमारी हो जाती है टोटल लंग कैपेसिटी। इस टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर ये सारे वॉल्यूम्स आ जाते हैं। इसके अलावा एक और पोर्शन होता है, कुछ जो हम सांस लेते हैं तो सारी की सारी जब हम सांस लेते हैं तो सारी के सारी हवा में एयर एक्सचेंज नहीं होता। एयर एक्सचेंज हमारे सिर्फ जो एल्वियोलाई तक हवा पहुंचती है, जो बैलून्स, जो लास्ट टर्मिनल ब्रोंकियल के बाद जो हवा पहुंचती है, वहीं पर एयर एक्सचेंज होता है। तो एयर एक्सचेंज के अलावा जो बीच का हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके अंदर जो एयर रहती है उसको हम बोलते हैं डेड स्पेस, क्योंकि वो जो एयर वहां तक जाती है वो हमारे काम की नहीं होती है, उसमें एयर एक्सचेंज नहीं होता है। मैं ये डेड स्पेस क्यों आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है, आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, स्ट्रॉ बहुत लंबी है, तो अगर आप उसको स्ट्रॉ को जो से सक करेंगे तो कोल्ड ड्रिंक ऊपर तो चढ़ेगी स्ट्रॉ में, लेकिन अगर आपने हल्के हल्के सक किया तो चढ़ेगी और ऊपर आपके मुंह तक नहीं आएगी और वापस नीचे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पूरी तरह सक नहीं किया। जब आप जोर से सक करेंगे तब वो आपके मुंह में आएगी। तो जो कोल्ड ड्रिंक आपकी स्ट्रॉ में रहती है वो चढ़ तो रही है, लेकिन आप उसको फायदा नहीं उठा पा रहे, आप उसको पी नहीं पा रहे, उसका स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। तो इसी ढंग से वो स्ट्रॉ की तरह हमारा जो विंड पाइप है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं, उनमें एयर एक्सचेंज नहीं होता। तो वहां पे जो भी एयर या एयर के जैसे हम लोग नेबुलाइजर या इनहेलर देते हैं, तो उनकी जो गैस या जो हवा भी है, जो उसके अंदर केमिकल्स हैं, वो भी हमारे उसी जगह पे रह जाते हैं, एल्वियोलाई तक नहीं जाते हैं, इससे उसका असर नहीं होता। तो इसीलिए कई बार जब हमारे लंग्स का जब हमको ज्यादा एक्यूट अटैक पड़ता है और कोई पंप लेने की कोशिश करता है, तो पंप इफेक्टिव इसलिए नहीं होते क्योंकि वो डेड स्पेस में ही दवाई रह जाती है और उसको हम वापस एक्सेल कर देते हैं। दवाई अंदर जाती है और वापस एक्सेल। जैसे लंबी स्ट्रॉ ले ली हमने किया, लेकिन जैसे हम मुंह हटाएंगे स्ट्रॉ से, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ में चढ़ी होगी आधी या जितनी भी चढ़ी होगी, वो वापस गिलास में चली जाती है, फिर हमको दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसको जो एक्टिविटी है वो यूजलेस एक्टिविटी होती है, क्योंकि वो डेड स्पेस में चली जाती है। तो ये हमको इसलिए डेड स्पेस के बारे में जानना जरूरी है कि डेड स्पेस हमारी कुछ बीमारियों में बढ़ सकती है या हमारे एफर्ट्स कम हो सकते हैं, तो वो हमारी मेडिसिन या दवाई जो है इफेक्टिव नहीं होती। तो ये हमारी लंग्स के वॉल्यूम्स हैं, जिनको हम की पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर यूज करेंगे डायग्नोसिस में, किसमें क्या चीज कम होती है या बढ़ती है। जो लंग्स की डिजीज है उसको नॉर्मली हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक हम बोलते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ये हम फिजियोलॉजी के बेसिस पे उनको क्लासिफाई करते हैं, लेकिन अगर हमको एनाटॉमी के बेसिस पे क्लासिफाई करना पड़े तो हम उनको बोलते हैं नाक की बीमारी है तो उसको बोलते हैं राइनाइटिस। साइनसिस भी, क्योंकि हमारे एयर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हिस्से होते हैं। साइनसिस के अंदर हमारे जो फ्रंटल साइनस, नेजल साइनसिस होते हैं, ये हमारी हवा को, जो हम सांस लेते हैं उस हवा को उसका टेम्परेचर जो है वो उसको रेगुलेट करते हैं। तो अधिकतर हमारी जो बीमारी, जो एलर्जी का, हमारी जो सांस की तकलीफ होती है, वो इन साइनसिस को भी अफेक्ट करती है, तो उसको बोलते हैं हम साइनसाइटिस। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो उसको बोलते, उसमें कोई बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज। नीचे वाले ट्रैक्ट को हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज। तो ये एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन हुई डिजीज की, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज का मतलब ये होता है कि कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमारा सांस जो हम अंदर लेते हैं वो सांस हमारा इम्पेयर्ड हो जाता है या सांस हम ढंग से नहीं ले पा रहे होते हैं।
इसके अंदर मैंने कुछ टर्म्स यूज करी हैं जो कि जब हम आपको पीएफटी बताएंगे, ये पीएफटी की कुछ टर्म्स हैं, एफवीसी, एफईवी1, ये हम जब हम पीएफटी समझेंगे तब इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के अंदर हमारी जो वाइटल कैपेसिटीज हैं, जो हमारी फोर्स वो कम हो जाती है, और जब हम सांस अंदर हम लेने में जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वो ऑब्स्ट्रक्शन हमारे को सांस छोड़ने में भी होती है, जिसकी वजह से हम हवा कई बार बाहर निकाल नहीं पाते हैं। उसको हम बोलते हैं एयर ट्रैपिंग, और हवा अंदर रुक जाती है और हमारे फेफड़े फूलने शुरू हो जाते हैं, जो उनका रेजिडुअल वॉल्यूम है वो बढ़ता जाता है, इसको हम बोलते हैं एयर ट्रैपिंग। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जिसके अंदर हमारी फिजियोलॉजी उतनी डिस्टर्ब नहीं होती है इनिशियल, जैसे अस्थमा के अंदर हमारी जब नॉर्मल पेशेंट होता है तो उसकी नॉर्मल फाइंडिंग, फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग्स नॉर्मल होती हैं, लेकिन जब एक्यूट अटैक होता है तब उसकी फाइंडिंग्स हमारी अलग आती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज का मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, अदरवाइज लंग्स की कैपेसिटी वगैरह नॉर्मल है। लेकिन दूसरी होती है रिस्ट्रिक्टिव डिजीज। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज का मतलब उसके अंदर पूरे लंग का वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको वैसे बोलूं कि नॉर्मली अगर आपने देखा होगा कोई भी चीज जो सिकुड़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्ट। तो रिस्ट्रिक्टेड डिजीज के अंदर हमारे लंग्स सिकुड़ना शुरू होते हैं, उनकी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, वो अपने पूरी कैपेसिटी के साथ एक्सपेंड नहीं होते। ये रिस्ट्रिक्शन हमारी किसी भी वजह से हो सकती है, बाहर की वजह से भी हो सकती है कि बाहर अगर, क्योंकि अगर आपको लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए वॉल्यूम चाहिए, जगह चाहिए, किसी वजह से वो जगह जो रिब केज है वो सॉलिड हो गया है, जगह नहीं मिल पा रही है, तब हो सकती है, या फिर उसकी अपनी लंग्स की अंदर की इलास्टिसिटी कम होती जा रही है। तो रिस्ट्रिक्टेड डिजीज का ट्रीटमेंट अलग है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज का ट्रीटमेंट अलग है। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज का एग्जांपल अगर मैं दूं जो आपको बहुत मोस्ट कॉमनली दिखता है, वो है इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस। उसमें लंग्स की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और उसकी वजह से वो उनका एक्सपेंशन कम हो जाता है। मैं एक एग्जांपल दूसरा देता हूं, जैसे रबर बैंड होता है। रबर बैंड आप देखा होगा, उसको खींचते हैं वापस अपनी नॉर्मल साइज, खींचते हैं वापस नॉर्मल आ जाता है। लेकिन अगर कुछ रबर बैंड को कुछ देर के लिए आप खींच के रख दीजिए कहीं पर 2, 4, 5 दिन के लिए, उसके बाद जब वापस खोलेंगे तो वो अपना नॉर्मल वापस नहीं आता, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर ये मैं एग्जांपल थोड़ा उल्टा दिए, से फैल रही है रबड़, लेकिन यहाँ पे फैलती नहीं, यहाँ पे हमारे जो फाइबर्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स की एक्सपेंशन हमारी कम हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। इसका एग्जांपल है फाइब्रोसिस वगैरह जो होती है हमारी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या सार्कोइडोसिस, उसके वो इस ढंग का पैटर्न हमारे को दिखता है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा जो हम जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात करेंगे उनको हम बोलते हैं सेंसिटिव एयरवेज, जो कि हम अस्थमा के अंदर होते हैं। अस्थमा के अंदर मेनली 3 चीजें होती हैं। अस्थमा जो है एक तरह का एलर्जिक या इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन होती है, जिसके अंदर किसी चीज से हम लोग सेंसिटिव होते हैं, या हमारे हम लोग मीन्स हमारे एयरवेज सेंसिटिव होते हैं, और जब हम उसके संपर्क में आते हैं तो कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में अगर आप हवा चलती है तो आप अपने घर के खिड़कियां आप खोल देते हैं और ताजी हवा का आनंद लेते हैं। लेकिन हवा के साथ हवा बहुत तेज चले, आंधी चले, जिसमें धूल मिट्टी आ रही है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट अपनी खिड़कियां बंद कर देंगे। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन कि आप जब अच्छी हवा चल रही होती है, हल्की हवा चल रही होती है, गर्मी है, आप हवा के लिए खिड़कियां खोलते हैं। लेकिन जब आंधी तूफान आ रहा होता है, आपको लगता है मिट्टी घर के अंदर आ जाएगी, आप उन खिड़कियों को बंद कर देते हैं। तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन कुछ लोग जो ज्यादा वो होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, या ज्यादा जो कहते हैं कि जिनको फोबिया होता है किसी भी चीज का, वो हल्की सी भी हवा आती है तो वो रिएक्ट इस ढंग से करते हैं जैसे आंधी आ गई है, और फटाफट खिड़कियां बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको एक फोबिया है एक तरह का। जबकि ये दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज हाइपर रिएक्शन। तो उसी ढंग से जो हमारे सेंसिटिव एयरवेज हैं वो हाइपर रिएक्ट करते हैं। नॉर्मली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नॉर्मल आदमी उस कंडीशन में रिएक्ट, नॉर्मल जो एयरवेज है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि इन पेशेंट्स के एयरवेज सेंसिटिव हैं,
इसलिए वो रिएक्ट करते हैं। और रिएक्शन 3 तरीके का होता है। इसके अंदर हमारा एक हिस्टामिन रिलीज होता है, और ये 3 जो हमारा जो 3 रिएक्शंस जो होते हैं वो ये होते हैं, एक तो सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, जो हमारे सिक्रीशंस है वो बढ़ जाते हैं ताकि वो उनको ट्रैप कर सके, जो हमारे एलर्जेंस है उसको ट्रैप कर सके। ज्यादा म्यूकस बनना शुरू होता है। फिर जैसे मैंने कहा खिड़की बंद होती है तो हमारा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, हमारी जो एयरवेज हैं वो सिकुड़ जाती हैं। और तीसरा होता है कि उसकी, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी, जब ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आ जाता है एयरवेज के अंदर, उसकी वजह से उसमें एडिमा हो जाता है, सूजन आ जाती है, सूजन की वजह से वो फिर से नैरो हो जाती है। तो जैसा कि आप इसके देख रहे हैं, नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब इतनी खुली होती है कि इजीली उसमें से हवा जा सकती है, लेकिन ये स्वेलिंग है, बीच में म्यूकस है, थोड़ा सा साइज कम हो गया कंस्ट्रिक्शन की वजह से, उसकी वजह से बिल्कुल हवा को जाने के लिए इसमें जगह नहीं रहती है, जिसकी वजह से हमको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। तो ये हमारा अस्थमा की मेन फाइंडिंग्स है तीनों। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो इन तीनों को टारगेट करता है कि हमको म्यूकस सिक्रीशंस जो हैं उनको कम करना है, हमको जो मसल स्पाज्म है उसको रिलीव करना है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को और स्वेलिंग को कम करना है। तो हमारा ट्रीटमेंट इन 3 के ऊपर फोकस होता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि अस्थमा के पेशेंट हमारे प्रेजेंट करते हैं, या कोई भी लंग डिजीज के प्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर कफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको कुछ कफ की साउंड सुनाऊंगा, और आपको उससे आपको आसानी हो जाएगी कि कफ किस तरह की कफ है, कफ किस ढंग की होती है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो किस बीमारी की कफ है। लेकिन अस्थमा के अंदर क्योंकि हमारी कफ होती है, इसके अलावा क्योंकि हमारा विंड पाइप नैरो हो जाते हैं, तो उसमें से एक विस्लिंग साउंड आती है जो कि डायग्नोस्टिक होती है अस्थमा की, वीजिंग बोलते हैं जिसको हम, वो विस्लिंग साउंड आती है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड टाइटनेस ऑफ इन चेस्ट, चेस्ट में जकड़न सी हमको लगती है, और ये एक शॉर्टनेस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अस्थमा का मतलब इसका क्या, अस्थमा का मतलब हुआ कि अस्थमा का मतलब इरिटेबल एयरवेज, लेकिन अगर इरिटेबल एयरवेज हैं आपके और लेकिन ट्रिगर फैक्टर नहीं है तो अस्थमा नहीं होगा। तो अस्थमा के लिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो प्रिवेंशन के लिए हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन को की होने नहीं, तो प्रिवेंट करने के लिए हम या तो इरिटेबल एयरवेज नहीं होने देना चाहते, या फिर ट्रिगर फैक्टर को कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहते। लेकिन अगर इरिटेबल एयरवेज हैं और ट्रिगर फैक्टर आ गया तो फिर अस्थमा प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो रिस्क फैक्टर्स जो अस्थमा के हैं वो है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली के अंदर नॉर्मली पेशेंट हमको बताएगा कि हाँ फैमिली हिस्ट्री है, घर में बाकी मेंबर्स को भी अस्थमा या इस ढंग की बीमारी है। दूसरा, एलर्जीज की हिस्ट्री देता है पेशेंट कि उसको किसी न किसी चीज से स्किन एलर्जी, या कोई उसको जैसे नजलाओं की कोई कहीं पे जब भी आता है तो छींकें आना शुरू हो जाती हैं, इस ढंग की एलर्जीज होती हैं। और ये अस्थमा जो है कुछ हमारे एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से प्रेसिपिटेट होता है, वो हम आपको बाद में ये बताएंगे। ये कुछ मैंने ट्रिगर्स जो हैं वो एन्यूमरेट किए हुए हैं। नॉर्मली जो एलर्जेंस जिनको हम बोलते हैं, ये जो एलर्जी को प्रेसिपिटेट करते हैं एलर्जेंस, वो हम सांस से अंदर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीनियस पार्टिकल, जैसे पोलन, डस्ट माइट, एनिमल हेयर, ये एक तरह के एलर्जेंस का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को सेंसिटिव होती हैं एयरवेज परफ्यूम या पॉल्यूशन से, जो एयर पॉल्यूशन है उनसे सेंसिटिव होती हैं। कुछ की एयरवेज फ्लू या कोल्ड से सेंसिटिव होती हैं और इसकी वजह से अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है। कुछ लोग रेगुलर अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे कुछ एक्सरसाइज करने की वजह से ही उनके जो अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। लेकिन ये नॉर्मली कम लोगों में होता है और वो बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तब ये प्रेसिपिटेट होता है। तो उसके लिए क्या करना है वो भी हम इस बारे आगे देखेंगे। सडन टेम्परेचर चेंज की वजह से भी अस्थमा
प्रेसिपिटेट हो जाता है। अधिकतर हमने देखा है कि जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको एसिडिटी भी ज़्यादा होती है। एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह होती है, एक तो थोड़ा सा उनका एंजाइटी लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एसिड लेवल बढ़ने की वजह से उनका जो रिफ्लक्स होता है, एसिड जो रिफ्लक्स होता है, एसिड वापस जो रिगर्जिटेट करता है, जीई जो जॉइंट होता है, गैस्ट्रो जो हमारा फूड पाइप है, स्टमक से जहाँ के मिलता है वहां पे एक जंक्शन होता है, उसको बोलते हैं जीई जंक्शन, गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन। वहां पे एक वॉल्व होता है जो कि स्टमक का खाने को ऊपर आने से रोकता है, लेकिन वो वॉल्व जब थोड़ा सा उसकी टोन कम हो जाती है, तो टोन कम हो जाती है तो फूड पार्टिकल तो नहीं आ पाते, लेकिन जो टॉप में ऊपर जो सिक्रीशंस होते हैं एसिड या लिक्विड, वो हल्का सा लीक कर जाता है और ऊपर की तरफ आ जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लक्स। उसकी वजह से रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि छाती में जलन होती है। ये जो छाती की जलन या रिफ्लक्स है, ये केमिकल्स हमारे कुछ हिस्से में अगर लेटे हुए हैं तो लंग्स में चले जाते हैं और ये भी प्रेसिपिटेट करते हैं। तो अधिकतर हम कोशिश करते हैं, अगर पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है तो हम साथ में अस्थमा के ट्रीटमेंट के साथ जो गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट भी करते हैं। इसी ढंग से हमारे कुछ इमोशंस जो हैं, हरी भरी करी कहते हैं, पैसे ये गैस्ट्राइटिस करते हैं, तो हरी भरी करी ये हमारे इसको भी प्रेसिपिटेट करते हैं। हमारे जो इमोशंस हैं वो भी कई बार प्रेसिपिटेट, जैसे कोई आदमी किसी कंडीशन की वजह से कहीं पे डेथ हुई, इमोशनल होता है, तो इमोशन की वजह से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो भी कई बार हमारा अस्थमा प्रेसिपिटेट करते हैं। इसी ढंग से कुछ मेडिसिन हैं जिससे कि आदमी सेंसिटिव होता है और उसके एयरवे सेंसिटिव होते हैं, और वो मेडिसिन लेने से अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है। और कुछ अस्थमा होता है जो काम, जैसे आपके इसमें हिस्ट्री बड़ी टिपिकल होती है, वो किसी पर्टिकुलर वर्क प्लेस में जाता है तब वहां पे उसको अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है, लेकिन घर आने के बाद वो ठीक हो जाता है। कभी कभार जैसे उसका एक, मान लो एक सुपरवाइजर है, उसको अलग दिन अलग अलग फैक्ट्री में जाना होता है, मंडे को हमेशा उसका अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है। तो उसने देखा मंडे को ये क्यों होता है, क्योंकि मंडे को इसलिए होता है कि मंडे को एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में वो जाता है, वहां पे जो एनवायरनमेंट के अंदर जो फ्यूम्स हैं उससे वो सेंसिटिव है। और इसको कंफर्म करने के लिए उसको बोला कुछ दिन मंडे को जब छुट्टी होती है, मंडे को नहीं गया तो उस दिन उसको मंडे को नहीं हुआ, या मंडे की बजाय वो किसी और दिन चला गया वहां पे, तो उसका अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है। ये जो अभी हम स्लाइड देख रहे हैं, इसके अंदर लेफ्ट साइड के अंदर जितने भी हमारे एलर्जेंस हैं वो लिखे हुए हैं, और राइट साइड में उसकी प्रिवेंशन के लिए या उसको पूछने के हमको क्या करना है। तो जैसे अगर आप देखें ऊपर से, कोल्ड, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, तो इसके अंदर आपको इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, आपको मीन्स मैं आपको इसलिए बोला, आपके पेशेंट को जो आप कैसे उसको बताएंगे प्रिवेंशन के लिए क्या करना है। तो आप वॉश योर हैंड्स ऑफन, तो जैसे हम कोविड के लिए आजकल जो हमारा कहते हैं कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, आपने आंख, मुंह, नाक को कम से कम टच करें, और फ्लू का शॉट लें या कोविड का जैसे सभी को शॉट दिया है, और जिनको सिम्टम्स हैं, जिनको कोल्ड है, उनसे आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो ये इसकी प्रिवेंशन के लिए आपको करना है। इसी ढंग से अगर मान लो किसी को डस्ट माइट से एलर्जी है तो उसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, ये मैं इस स्लाइड का आपको मैं हैंड आउट दे दूंगा ताकि आप अपने क्लिनिक में लगा भी सकते हैं। मैं खंडेलवाल जी को दे दूंगा, या खंडेलवाल जी अपना जो रिकॉर्डिंग से इसको लेकर के और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें से ना, हैंड आउट्स बना करके, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि आपको किस चीज से एलर्जी है, उसके प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है। तो इसलिए ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एक ओवरऑल पूरा व्यू लिया अस्थमा का, क्योंकि ये जस्ट मैंने एक अस्थमा का आपको इंट्रोडक्शन दिया है। आगे जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर कुछ मैं आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगा अस्थमा के, और
उसके अंदर मैं आपको कुछ एक क्वेश्चनर दूंगा, जिससे कि हमको पता लगेगा कि अस्थमा के लिए हमको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और उसका क्या जवाब है, उसके हिसाब से हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। खंडेलवाल जी। हाँ, तो ये आज मेरा एक ओवरव्यू था अस्थमा के लिए जो मैंने बताया, और अगली बार हम जाके थोड़ा सा स्पेसिफिक एक अस्थमा के क्वेश्चनर और ट्रीटमेंट और बाकी इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस के बारे में जानकारी लेंगे। नट सेल के अंदर आज जो हमने एक ओवरव्यू था, ये ओवरव्यू का मतलब ये कि हमने देखा कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को हमको आइडेंटिफाई कैसे करना है, कौन कौन से पार्ट्स, उनके क्या क्या नाम हैं, जो कि आज हमने थोड़ा सा देखा। जैसे नोज और माउथ हमारी ओपनिंग्स हैं, अंदर जाके ओरोफेरिंग्स और नेसोफेरिंग्स, आगे जाके कॉमन फेरिंग्स में बनता है। तो ये टर्म्स आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट होकर के आपके पास पेपर्स आएंगे, उनके ऊपर उनके अंदर ये सारी की सारी टर्म्स लिखी होंगी। तो उन टर्म्स का मतलब अगर आपको पता होगा तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को। फिर पेशेंट्स को नॉर्मली आपको अभी दूसरा हमने तो ये सारे के सारे पार्ट्स देखे हमने कि फेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स क्या होता है, और ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, क्या हमारा एपिग्लोटिस का फंक्शन होता है, कैसे वो प्रिवेंट करता है कि फूड पाइप के अंदर हमारा ये विंड पाइप के अंदर फूड पार्टिकल या बाकी चीजें ना जाएं। उसके अलावा हमने कैसे बीमारियों को क्लासिफाई किया, ये आज हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कौन कौन सी डिजीज होती हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज कौन कौन सी होती हैं। फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, हम कैसे बीमारी को क्लासिफाई करते हैं कि हाँ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज कौन कौन सी होती हैं और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज कौन कौन सी होती हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम अपने एक्यूपंक्चर के अंदर इसको कोरिलेट करेंगे। प्रमोद वशिष्ठ जी जब आपको बताएंगे तो बताएंगे हाँ ये हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, इसके अंदर हम, क्योंकि जब हम एक्यूपंक्चर की बात करेंगे वहां पे हम लंग्स के अंदर हम दो चीजें हमारी, एक तो हीट और कोल्ड और ह्यूमिडिटी, इन तीन की बात हम अधिकतर करेंगे। प्रमोद जी थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन हम जब लंग के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, लंग मेरिडियन की बात करते हैं, तो हम उसके अंदर हम उसकी हीट, उसकी ह्यूमिडिटी और उसकी हीट का मतलब हीट एंड कोल्ड। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, मतलब कि उसके अंदर हमारे को फाइब्रोसिस है, इसका मतलब क्या है कि फाइब्रोसिस कब होती है, जब हीट बढ़ती है। तो इसके अंदर हमारा जो हीट, अगर आप उसको एक्यूपंक्चर डायग्नोसिस बनाएंगे, पल्स डायग्नोसिस बनाएंगे, जो कि प्रमोद जी आपको बताएंगे, तो उसके अंदर हमारी पेशेंट की हीट एक्सेस में मिलेगी, जिसका बलगम ज्यादा आ रहा है उसकी ह्यूमिडिटी एक्सेस में मिलेगी। तो उसको हमको ट्रीटमेंट करने में क्या करना है, हम उसको जो हीट को रिड्यूस करेंगे, कोल्ड को, क्योंकि हीट ज्यादा है तो हीट को हम कम करेंगे, उसकी कोल्ड को हम बढ़ाएंगे। ये ट्रीटमेंट हम जब एक्यूपंक्चर या सुजोग करेंगे तो उसमें बताएंगे कैसे इसको करना है, तो इसमें हमारी ये काम आएंगी। तो इसके बाद फिर हमने अस्थमा के बारे में पर से देखा, कुछ वॉल्यूम्स के बारे में हमने देखा जो कि हम डायग्नोसिस में यूज करेंगे डिफरेंट लंग डिजीज की, जब मैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा उस टाइम वो हम लंग वॉल्यूम्स हम देखेंगे। और अस्थमा के अंदर अभी हम क्वेश्चनर वगैरह बाकी कैसे डायग्नोसिस, कैसे पेशेंट से पूछना है, वो सब भी अगले उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैंने इतना बताया आपको कि अस्थमा का पेशेंट जब वो ट्रिगर फैक्टर हो, क्योंकि उनके सेंसिटिव एयरवेज हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ एक्यूपंक्चर टेक्निक से उस सेंसिटिव को हम उसको डीसेंसिटाइजेशन बोलते हैं। वो डीसेंसिटाइजेशन कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ एक्यूपंक्चर। एलोपैथी के अंदर भी डीसेंसिटाइजेशन होता है, इससे लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप देखें एलोपैथी के अंदर जो डीसेंसिटाइजेशन है उसके अंदर हम वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं और उसको 5 साल तक का लगाते हैं वैक्सीन डीसेंसिटाइज करने के लिए। तो वही डीसेंसिटाइजेशन हम एक्यूपंक्चर में इस्तेमाल करते हैं। और कैसे करते हैं, तो हमने ऐसा नहीं कि अस्थमा का पेशेंट को आपने एक बार कैटगट लगा दिया ठीक, उसको हमको रिपीट करना पड़ता है फिर दोबारा, क्योंकि उसको हमको डीसेंसिटाइज, अगर हम उसको लगातार 5 साल तक उसके, जैसे कहते हैं ना कि एक स्प्रिंग को लगातार 5 साल तक सप्रेस कर दो, सप्रेस रह जाएगा, अदरवाइज जैसे ही हटाएंगे वो फिर से
उछल जाएगा। तो उसको हम डिसेंसिटाइजेशन कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे। तो हमारी एक तो डायग्नोसिस में हेल्प करेगा और ट्रीटमेंट के अंदर ये हेल्प करेगा, हमारा वॉल्यूम और ये जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज अभी सीखी है। और दूसरा फिर एलर्जेंस को हम प्रिवेंशन के लिए एलर्जेंस को कैसे अवॉइड करना है, वो चार्ट जो आपको दिखाया है उसको आप अपना सा देखेंगे तो उसमें सारे के सारे जो हमारे मैंने डिस्कस किए थे कि ये एलर्जेंस है, उसके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या उसके साइड में लिखा हुआ है। हाँ जी मनोज जी। तो चलिए नटसल में अब आप लोगों को आज के क्लास की मुख्य बात ये थी कि मुझे आपको हमारी टीम से भी मिलाना था और हम किस ढंग से आगे बढ़ेंगे ये भी बताना था, और दोनों हाथ को मजबूत करना था कि आपको एक एलोपैथी फिजिशियन के साथ काम करने का जो अनुभव लेना है वो तुरंत लेना है। क्यों? क्योंकि बाजार जो है वो बड़ा कॉम्पिटिटिव है, और दूसरी बात है इस बाजार में वही टिकेगा जो साइंटिफिक बात करेगा। अब आप कहेंगे सर टीसीएम, टीसीएम भी साइंटिफिक बात करता है, लेकिन समस्या क्या है, मॉडर्न साइंस के पास पूरी दुनिया में एक ही भाषा चलती है, और टीसीएम के साथ दिक्कत ये है कि अलग अलग भांति भांति के जो शब्दावली है वो एलोपैथी फिजिशियन को समझ में नहीं आती है। तो हमने आपको रूबरू कराया राजीव भट्ट जी से इसलिए कि दोनों टर्मिनोलॉजी एक ही बात करती है, लेकिन दोनों को लिखने का सोचने का जो अंदाज है वो अलग है। आगे चलकर आपको लगेगा अगर आप एलोपैथी वाले हैं तो एलोपैथी के ढंग की चीजें भी उसी ढंग से समझ में आएगी, और आप अगर आयुर्वेद में हैं, होम्योपैथ में हैं, एक्यूप्रेशर में है, एक्यूपंक्चर में है, योगा में है, नेचुरोपैथ में है, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये सारी चीजें तो हम भी जानते हैं, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं ऐसा कह रहे थे, हम ऐसा नहीं ऐसा कर रहे थे। तो क्या समझ में आया कि जिसके पास जो माध्यम है वही माध्यम का उनको इस्तेमाल करना है, लेकिन एक दूसरे को अपनी समझ देते हुए यह कहना है कि आपका काम और मेरा काम दोनों साइंटिफिक है, इसमें क्वेकरी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आज ये राजीव भट्ट जी ने एक बात आपको बताया, ट्रिगर रोकना। तो क्या एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वालों का काम अपने रिजल्ट को बढ़ाने के लिए ट्रिगर रोकना नहीं है? तो सीधी सी बात है, आपको खाली बिस्तर पे लेटा के पॉइंट दबाना और एक्यूपंक्चर निडल दबाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग। ये जितने भी ट्रिगर्स को रोकने का जो बात होता है ना, यह बात आती है आपकी काउंसलिंग। अगर आपकी काउंसलिंग मजबूत नहीं है तो आप मात खा रहे हैं, और काउंसलिंग की बात तो आपकी और एलोपैथी की एक जैसी ही तो है, अलग कहाँ है। आपको टीसीएम वाले कहते हैं कि विंड अटैक से बचाओ, कोल्ड से बचाओ, एलोपैथी वाले भी वही बात बताते हैं, टर्मिनोलॉजी अलग है। तो दोनों लोग एक दूसरे की टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे तो दोनों लोग एक दूसरे की बेहतर मदद कर पाएंगे, और यही जाकर आगे चल के इंटीग्रेटिव मेडिसिन की बात होगी। अब आते हैं टीसीएम के एंगल से, तो वहां पर हम स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं। राजीव भट्ट जी ने आज आपको स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन की बात बताई, तो हम लोग जो पॉइंट लेते हैं वो यही सारे पॉइंट तो लेते हैं। इसके अलावा जो हमारा एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर है, नेचुरोपैथ है, आयुर्वेद है, ये क्या बात करता है, म्यूकस को कम करना, फेलगम को कम करना। यही बात राजीव भट्ट जी एक मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से बता रहे हैं। उसके बाद आ रहे हैं मसल स्पाज्म की बात, यही बात टीसीएम वाले कह रहे हैं, यही बात मॉडर्न मेडिसिन वाले कह रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप ट्रीटमेंट के दायरे को लेंगे तो सिर्फ ये होगा कि आप उसको पॉइंट के माध्यम से कह रहे हैं, ये अपने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से कह रहे हैं। तो आप दोनों बातें एक जैसी ही हो रही है। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि काम करने के लिए सिर्फ अपने अप्रोच को बदलना है, बाकी हर विज्ञान अपने आप में वही बात करता है जो साइंस कहता है। तो हमें क्या करना है, कोई भी बात ऐसी नहीं करनी है किसी भी साइंस की जो साइंटिफिक ना हो, वह या तो मान्यता में सटीक हो और स्टडी बेस्ड हो। तो पूरा प्रोग्राम जो हमारा होगा वह चाहे टीसीएम का हो, चाहे मॉडर्न मेडिसिन से हेल्प लेने की हो, चाहे काउंसलिंग की हो, चाहे पेशेंट को सलाह की हो या डायग्नोसिस की हो, सारी बात स्टडी बेस्ट ही होगी। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में भी हम उसी पॉइंट की बात करेंगे जो दुनिया भर के बेस्ट रिसर्च स्टडीज में खरे उतरे हैं। हम उस टाइप के झुनझुना बिल्कुल नहीं बजाएंगे कि जिसमें किताबों में लिखी है कि इसको टॉनिफाई कर दो, इसको सिडेट कर दो। अगर रिजल्ट मिलता है तो हम आपको बताएंगे, अपने अनुभव बांटेंगे। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो किताब की बात को हम थोड़े दिन तक किताब में रहने देंगे। तो बात होनी चाहिए व्यवहारिक, और व्यवहारिक ज्ञान के लिए हम एक बड़ा ग्रुप बनाकर आप लोगों से मिल रहे हैं, जिसमें आपको बिल्कुल क्लिनिक चलाना, रिजल्ट देना, पेशेंट हैंडल करना, कंसल्टेंसी करना, काउंसलिंग करना,
पेशेंट को सलाह देना, होम केयर करना, वर्चुअल क्लिनिक से पेशेंट की मॉनिटरिंग करना, लंबे समय तक पेशेंट को मॉनिटर करना। याद रखिएगा, जो एक्यूप्रेस एक्यूपंक्चर से गलती होती है वो ये होती है कि वो चाहता है कि रोज क्लिनिक में आए और पेमेंट दे। बिल्कुल नहीं। पेशेंट के बच्चे होंगे अगर तो वो स्कूल जा रहे होंगे, बुजुर्ग होंगे तो वो रोज आपके पास नहीं आ सकते हैं। तो लंबे समय तक पेशेंट को आपकी काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है और बूस्टर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। और ज्यादा करके एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर बूस्टर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। राजीव भट्ट जी ने कहा ना, एक लंबा समय चाहिए, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे टीसीएम हो, स्वीकार करना होगा। तो क्या पेशेंट लंबा समय तक क्लिनिक रोज आए? नहीं आएगा, इसीलिए पेशेंट भाग जाता है। तो हमने उसके लिए स्थापित किया है वर्चुअल क्लिनिक, जिसमें पेशेंट को कुछ भी दिक्कत होगा तो आपसे संपर्क करेगा और आप उसकी घर बैठे, उनको घर बैठे कैसे मदद देंगे उसकी रूपरेखा भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। इसलिए यह पूरा दायरा रोगी को ध्यान में रखकर बना रहे हैं कि रोगी को रिजल्ट मिले, और इस बात को ध्यान में रखकर बना रहे हैं कि अगर आप एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर से अगर अस्थमा की बात करते हैं तो कोई भी एलोपैथी वाले को यह लगना चाहिए कि इनके पास पेशेंट रिफर करना चाहिए, क्योंकि मेरी बात में और इनकी बात में कोई खास ऐसा अंतर नहीं है। उनके समझाने से मुझे बात समझ में आ रही है कि वो भी इन्फ्लेमेशन की ही बात कर रहे हैं, वो भी स्वेलिंग की बात कर रहे हैं, वो भी म्यूकस की बात कर रहे हैं, वो भी मसल स्पाज्म की बात कर रहे हैं, वो भी एयर की बात कर रहे हैं, वो भी ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। क्या हम ऐसा नहीं करते? हम तो वही बात करते हैं। लेकिन होता क्या है? शब्दावली। तो बेस्ट इंटीग्रेटेड मेडिसिन की तरफ अगर बढ़ना है तो आपको बेहतर रिजल्ट देना आना होगा, और डॉक्टर राजीव भट्ट जी इसी प्रयास में लगे हुए हैं और आपकी पूरी मदद करेंगे। और सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या होगी कि एक्यूपंक्चर भी ये कर रहे हैं और मॉडर्न मेडिसिन भी कर रहे हैं, तो इनसे कोई भी जानकारी छिपी भी नहीं है। तो मेरी तरफ से मैं राजीव भट्ट जी का आभार व्यक्त करता हूँ, परमानंद वशिष्ठ जी का धन्यवाद देता हूँ, और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, हमारी टीम पर विश्वास किया और प्रोग्राम को ज्वाइन किया। हम आगे आप लोगों का साथ लगभग 3 महीने तक रहेंगे। कोई भी सब्जेक्ट को समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमें रिजल्ट देना है, परफेक्ट रिजल्ट देना है। तो 1-2 दिन में कोई भी प्रोग्राम नहीं होता है। तो 3 महीने तक हम अलग अलग माध्यम से आपके साथ जुड़े रहेंगे, ऑफलाइन में भी जुड़ेंगे, ऑनलाइन में भी जुड़ेंगे। दिल्ली में भी राजीव भट्ट जी के दर्शन होंगे, मुंबई में भी होंगे, वर्चुअल क्लिनिक में भी होंगे, ऑनलाइन में भी होंगे, जूम में भी होंगे। तो हमने बहुत सारे माध्यम बना रखे हैं जिससे हम आपकी मदद कर सके। तो मैं मनोज खंडेलवाल डॉक्टर राजीव भट्ट जी और प्रमोद वशिष्ठ के साथ लेता हूं आपसे इजाजत, और आगे चलकर आपसे जुड़ेंगे डॉक्टर रघुवीर सिंह मेल जी। आज वो काफी इमरजेंसी केसेस में व्यस्त हैं, तो आगे उनसे भी मुलाकात कराएंगे आपकी। हमारे 2 टेलीफोन नंबर हैं, नोट कर लीजिए। एक है हमारा कॉल नंबर जिस पर से मिस कॉल देना है 7002506486। वापस बोल देता हूँ 7002506486। और व्हाट्सएप से कोई जानकारी चाहिए तो उस पर कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा 9435021306। धन्यवाद।